हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड के विभिन्न हार्मोन्स एवं बीमारियां। तो इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है इस इंडोक्राइन सिस्टम के प्लेलिस्ट का, या फिर आप लायन बैच के नाम से भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। जो भी टॉपिक आपको देखना है बीएससी जूलॉजी 11, 12 बायो से रिलेटेड, तो लायन बैच करके अगर आप लिखोगे तो आपको मिल जाएंगे, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के सारे वीडियो लाइन से देख सकते हो बीएससी जूलॉजी के। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हम लोग बहुत सारे डिसीजेस के बारे में, बहुत सारी बीमारियों के बारे में हम लोग यहाँ पर आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन्स है, कौन कौन से बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं, वो भी हम लोग आज के वीडियो में ही देखने वाले हैं। अगेन यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका नोट्स भी देने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने में काफी आप लोगों को हेल्प मिलेगा। तो देखिए, अगर जिन स्टूडेंट ने लास्ट टाइम वीडियो नहीं देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर के बारे में, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसमें जो मेनली जो देखा जाए तो उसमें मेनली 2 लोब होते हैं। सबसे पहला होता है आपका एंटीरियर लोब और दूसरा होता है आपका पोस्टेरियर लोब। ये जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हाइपोथैलेमस से इन्फंडिबुलम के द्वारा जुड़ा होता है। ये जो आप छोटी सी एक डंडी देख रहे हो जिसको हम लोग इन्फंडिबुलम कहते हैं, और इसी इन्फंडिबुलम के द्वारा जुड़ा रहता है ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो एंटीरियर लोब है और पोस्टेरियर लोब है, दोनों लोब अलग अलग टाइप के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। क्लियर हुआ गाइस? तो यहाँ पे मैं आगे आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कौन सा लोब कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है और ये वाला लोब कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एंटीरियर लोब के बारे में बता देती हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं अग्रपाली। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो एंटीरियर लोब होता है वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं। बट उससे पहले गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करते हैं। हालांकि साइज इसका बहुत छोटा होता है, फिर भी इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। कारण ये है कि ये बहुत सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं, और ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो अलग अलग बॉडी पर कंट्रोल करके रखे हुए हैं। इवन बहुत सारे ग्लैंड को भी ये क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। इन्हीं हार्मोन्स के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। इन हार्मोन की कमी या फिर अधिकता से कौन कौन से हमारे शरीर में रोग होते हैं वो भी हम लोग आज की वीडियो में ही जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हार्मोन है आपका सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सबसे पहला हार्मोन देखिए सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको शॉर्टकट में एसटीएच भी कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? सेकंड नंबर का देखो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसको शॉर्टकट में जीटीएच भी कहते हैं। थर्ड नंबर का देखो एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच कहते हैं शॉर्टकट में। इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी गाइस। फोर्थ नंबर में आपका थायरोट्रोपिक हार्मोन, जिसको कहते हैं टीएसएच। पांचवें नंबर में है आपका लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। छठवें नंबर में है डाइबेटोजेनिक हार्मोन, डायबेटोजेनिक हार्मोन्स, और सातवें नंबर में है आपका मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। तो इन सारे हार्मोन के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे आज के वीडियो में। तो ये बता दूं, जितने भी हार्मोन्स अभी मैंने पढ़ के बताया हुआ है ना, वो सारे आपके एंटीरियर लोब के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। मतलब जो अग्रपाली है उसके द्वारा ये हार्मोन क्या किए जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं। आगे देखिए, अब बारी आती है पोस्टेरियर लोब की। तो जो पोस्टेरियर लोब होता है जिसको हम लोग पश्चपाली कहते हैं, क्योंकि पोस्टेरियर लोब साइज में थोड़ा छोटा होता है। एंटीरियर लोब 75% भाग बनाता है, इसलिए बहुत सारा हार्मोन सीक्रेट करते हैं। लेकिन ये जो पश्चपाली होता है वो केवल 25% भाग बनाता है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसलिए केवल 2 टाइप के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। सबसे पहला है आपका वेसोप्रेसिन और दूसरा है आपका ऑक्सीटोसिन। क्लियर हुआ गाइस? अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक हार्मोन को डिटेल में समझेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी बीमारी उत्पन्न होता है शरीर में उसके बारे में भी हम लोग आज के वीडियो में ही जानेंगे। चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग सोमैटोट्रोपिक हार्मोन देख लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एसटीएच। ये जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है ना उसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। तो देखो, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना वो हमारे शरीर का जो वृद्धि है, जो विकास है, जैसे हम लोग हाइट हम लोग का जैसे जैसे बढ़ रहा है उस पर पूरा कंट्रोल करके रखने का काम कौन करता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स करता है। ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से ये हार्मोन्स रिलीज होता है, और ये हमारे शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो भी हो रहा है उस पर कंट्रोल करके रखते हैं, नियंत्रित करके रखते हैं।
तो चलिए देखते हैं, अगर मान लो ये जो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन है अगर हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ गया, हालांकि इनका शरीर में होने अच्छी बात है, इनका शरीर में होना अच्छी बात है क्योंकि एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन है, हमारे शरीर के वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर मान लो इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो फिर क्या होगा, या फिर अचानक से इसकी वृद्धि हो जाए। अगर ये हार्मोन का लेवल बढ़ गया, अगर हार्मोन का लेवल कम हो गया, दोनों स्थिति बहुत खतरनाक हो सकता है। तो दोनों की कंडीशन में कौन कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है वही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो अधिकता। मान लो हमारे शरीर में एसटीएच हार्मोन की अधिकता हो गई, किसी व्यक्ति है उसके शरीर में ग्रोथ हार्मोन अचानक बढ़ गया, तो क्या हो सकता है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाते हैं तो उसको बहुत से प्रकार की बीमारियां हो सकती है। जैसे सबसे पहला है मोस्ट कॉमन एक्रोमेगाली, जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, जहां पे देखो एक्रोमेगाली नाम का, एक्रोमेगाली डिसीज का जो पेशेंट है उसका आप लोग यहाँ पर इमेज देख रहे हो। अगर किसी पेशेंट के शरीर में ये जो एसटीएच हार्मोन है उसकी वृद्धि हो जाती है तो उसका शरीर क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। समझ रहे हो, क्योंकि क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन है तो जो हाथ वगैरह है वो क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, काफी चौड़े चौड़े हाथ हो जाएंगे। हाथ का जो एक नॉर्मल साइज होना चाहिए उससे भी ज्यादा बड़ा बड़ा हाथ हो जाएगा। जो पैर है, पैर की लंबाई भी बढ़ जाएगी, काफी ज्यादा उसकी हाइट बढ़ने लगेगी। इवन जो फेस है वो भी क्या होगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। यहाँ पे आप पेशेंट को देख रहे हो, प्रोमिनेंट चिन एंड जॉ, मतलब ये जो हमारा जॉ होता है उसका भी साइज क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इस टाइप का जो पेशेंट होता है वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखता है, क्योंकि इसका बॉडी पार्ट, जितना भी बॉडी पार्ट है वो पूरा बड़ा बड़ा दिखता है, मतलब हाथ, पैर, फेस, सभी चीज का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि इनके शरीर में ग्रोथ हार्मोन की वृद्धि हो गई है। तो एबनॉर्मली इनके शरीर का ग्रोथ क्या होने लगता है, होने लगता है। ठीक है, लेकिन अगर ये ग्रोथ हार्मोन्स अगर छोटे बच्चों में है तो फिर उनके लिए ये फायदेमंद होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ग्रोथ हार्मोन जरूरी रहता है। क्योंकि जब हम लोग छोटे रहते हैं तो उस समय हमारे शरीर की वृद्धि के लिए ग्रोथ हार्मोन जरूरी होता है। लेकिन अगर हम बड़े हो गए हैं फिर भी उसी मात्रा में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा है तो फिर हम लोग का ग्रोथ, हम लोग की जो हाइट वगैरह है एबनॉर्मली क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और इस टाइप के पेशेंट को एक्रोमेगाली कहा जाता है। तो ये भी बहुत थोड़ा सा वो स्टेज होता है जिसमें एसटीएच के लेवल को मेडिसिन वगैरह या फिर डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा थोड़ा सा उसको कम किया जाता है। सेकंड नंबर का हो जाता है आपका काइफोसिस। अच्छा, एक चीज और बता रही हूँ मैं आप लोगों को, एक्रोमेगाली में हाथ पैर का साइज तो बढ़ता ही बढ़ता है गाइस, लेकिन जो भी उनके शरीर के जो टिश्यू होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। समझ रहे हो आप लोग, जो भी उनके शरीर के उत्तक होते हैं, जो भी शरीर के और अंग है जैसे कि किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, ये सब का साइज भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि केवल हाथ पैर ही बढ़ेगा, शरीर के अंदर का जो भी ऑर्गन है वो भी बढ़ने लगता है। तो फिर कई प्रकार का एबनॉर्मलिटी उस पेशेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, एक्रोमेगाली मतलब एक्रोमेगाली में हमारे शरीर के जितने भी टिश्यू, सेल वगैरह है उसका साइज बढ़ने लगता है। अगर शरीर में एसटीएच हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो काइफोसिस नाम की भी बीमारी हो जाती है। काइफोसिस देखो, ये नॉर्मल पेशेंट देखो, जो नॉर्मल स्पाइन होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन जो काइफोटिक पेशेंट होता है, जो काइफोटिक स्पाइन होता है वो थोड़ा सा कुबड़ा वाला रहता है। बहुत सारे लोग देखे हो जिसमें कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका जो पीठ होता है वो थोड़ा सा कुबड़ा टाइप से निकल जाता है, जैसे ऊंट का जो पीठ निकला रहता है ना, वैसे कुछ लोगों का ऐसा पीठ क्या होता है, नॉर्मल स्पाइन तो ऐसा होता है, लेकिन जो इस टाइप का जो पेशेंट होता है उसका ये थोड़ा सा उभार आ जाता है। उनका जो स्पाइन रहता है वो सीधा नहीं रहता है, थोड़ा सा उसमें उभार आ जाता है, तो इसको काइफोसिस कहते हैं। और काइफोसिस भी किसके कारण होता है, एसटीएच हार्मोन की वृद्धि के कारण ही होता है। आएगा इस समझ में। तो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन के अधिकता में क्या क्या होता है, एक्रोमेगाली एंड काइफोसिस। तो देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से के हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो ये सब आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। हालांकि जो मैं आप लोगों को नोट्स देने वाली हूँ उसमें भी मैंने इसको डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है गाइस। अब देखिए सेकंड नंबर पे देखो, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन ही हम लोग देखने वाले हैं, अगेन इसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो शरीर में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा। एक बार आप लोग खुद से दिमाग लगाओ, अगर किसी मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, 2-3 साल का बच्चा है, अगर उसके शरीर में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई तो क्या होगा, उसका शरीर रुक जाएगा, उसका शरीर ग्रोथ करना बंद हो जाएगा। जैसे कि देखियो ना कई बौने लोग, जैसे कि यहाँ पे एक पेशेंट को देखिए,
ये क्या है, बौना है। मतलब इसमें ये हो सकता है कि 2-3 साल के एज में ही इनका ग्रोथ हार्मोन की इनके शरीर में कमी हो गई, और जितना उनका हाइट था, मतलब जितना उनका हाइट 2-3 साल में बढ़ा होगा, उतने में ही वो क्या हो गया, आकर के रुक गया, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन था ही नहीं उनके शरीर में, या फिर उनके शरीर में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई किसी एबनॉर्मलिटी के कारण। तो जो बौनापन होता है ना, वो HTH हार्मोन की कमी के कारण ही होता है। आया गई समझ में? तो इसको हम लोग मिगेट कहते हैं। मिगेट नाम की बीमारी हो जाती है जिसमें शरीर क्या हो जाता है, बौना हो जाता है। 7 नंबर को देखो, साइमन रोग, देखो हम लोग कहते हैं साइमन डिसीज। अगर किसी पेशेंट के शरीर में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसका शरीर एकदम सूख जाता है। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन तो टिश्यू वगैरह के लिए जरूरी होता है ना, लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन ही नहीं रहेगा तो शरीर का वृद्धि विकास नहीं होता है, जिससे पूरा बॉडी ऐसा लगता है कि केवल स्केलेटल ही बच गया, पूरे कंकाल के समान हर एक बोन प्रोमिनेंट होने लगता है, हर एक हड्डी को आप ऐसा गिन सकते हो। पेशेंट बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है गाइस, तो ग्रोथ हार्मोन का हमारे शरीर में एक निश्चित मात्रा में होना जरूरी है, ना ज्यादा होना जरूरी है ना कम होना जरूरी है। तो ये तो हुआ आपका सोमैटोट्रोफिक हार्मोन में देख लेते हैं जिसका नाम है लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो लैक्टोजेनिक हार्मोन है, अगेन एंटेरियर पिट्यूटरी, मतलब जो अग्रपाली है उसके द्वारा ही ये सीक्रेट किया जाता है, जहां से सोमैटोट्रोफिक नाम का जो हार्मोन है जिस एरिया से सीक्रेट होता है उसी टाइप के एरिया से ही ये भी लैक्टोजेनिक हार्मोन भी सीक्रेट होता है। तो देखो लैक्टो मतलब आप क्या समझते हो, मिल्क से रिलेटेड है, मिल्क प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन्स। अगर कहीं भी लैक्टो वर्ड आता है ना, उसका मतलब मिल्क से रिलेटेड यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यह हार्मोन प्रेग्नेंट वुमेन में मिल्क प्रोडक्शन को प्रेरित करता है, इसकी कमी से मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पाते हैं। जैसे कि आप देखे हो कि जो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है उसका मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी जब बेबी आता है तो उसके बाद मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट क्यों होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स के कारण ही होता है। हमारे बॉडी में मैसेज संदेश पहुंचता है कि अब मिल्क का प्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद ब्लड में हार्मोन का लेवल बहने लगता है, मतलब ब्लड में हार्मोन बहने लगता है, जिसके द्वारा ब्रेस्ट से मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है। अगर किसी महिला के शरीर में लैक्टोजेनिक हार्मोन की कमी हो जाती है तो फिर मिल्क का सिक्रेशन ही नहीं होता है। कई महिलाओं में देखे हो ना आप लोग कि बेबी आने के बाद भी उनका जो मिल्क है वो मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है, जिसके कारण उनको बॉटल वगैरह का मिल्क अपने बेबी को पिलाना पड़ता है। तो ये सब इसी हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो देखो मान लो अगर इस हार्मोन्स का अगर किसी वुमेन के शरीर में, अगर किसी लड़की के शरीर में अगर इस हार्मोन का लेवल अधिक हो जाता है तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे अधिक मिल्क प्रोडक्शन, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज। देखो कुछ महिला ऐसे होती है ना जिनका ना वो प्रेग्नेंट हुए रहती है ना उनका बेबी हुआ रहता है, फिर भी मिल्क प्रोडक्शन होता है, मतलब फिर भी मिल्क उनके ब्रेस्ट से निकलने लगता है। तो इसका कारण ये है कि सडनली उनके शरीर में लैक्टोजेनिक हार्मोन्स का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अचानक से ही मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, या फिर मिल्क का प्रोडक्शन कुछ ज्यादा ही होने लगता है, जिससे माँ को भी खतरा होता है। अगर कुछ ज्यादा ही मिल्क प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया तो माँ के शरीर के लिए ये हानिकारक होता है। अगर यहाँ पे देखो ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाना, जिन लड़कियों के बॉडी में जो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स है उसका लेवल बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है, ब्रेस्ट का साइज एबनॉर्मली बढ़ने लगता है। तो ये भी एक स्थिति होता है अगर लैक्टोजेनिक हार्मोन्स का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ता है। अब देखो कमी होने से क्या होता है, कमी होने से आपको पता ही है कि मिल्क का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, जिससे बेबी को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और उन्हें बॉटल वगैरह का मिल्क पीना पड़ता है। यहाँ पे देखो ब्रेस्ट साइज स्मॉल, अगर लैक्टोजेनिक हार्मोन्स का लेवल, अगर कोई लड़की अगर ग्रोथ करी, अगर वृद्धि करी, उनके शरीर में अगर लैक्टोजेनिक हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज ही नहीं होता है। तो इसमें क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट द्वारा ये सब हार्मोन्स को आर्टिफिशियली भी उसको शरीर में इंड्यूस करा करके सभी चीज को ठीक किया जा सकता है ना। तो दोनों स्थिति हम लोग देखें, लैक्टोजेनिक हार्मोन की अगर शरीर में अधिकता होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, और अगर इसकी कमी होगी तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को पड़ता है ना। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैसोप्रेसिन। अब देखो ये जो वैसोप्रेसिन होता है ना वो पोस्टेरियर लोब के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। वैसोप्रेसिन नाम का जो हार्मोन रहता है वो पश्चपाली के द्वारा सिक्रेट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यह हार्मोन एक पॉलीपेप्टाइड है जो कि 9 अमीनो एसिड का बना होता है। ये जो वैसोप्रेसिन होता है वो अमीनो एसिड से मिल करके बना होता है, मतलब 9 अमीनो एसिड का बना होता है। अब देखो
डेली 10 लीटर से ज्यादा यूरिन का उत्पादन। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उनके शरीर में यूरिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखना कुछ पेशेंट ऐसे होंगे ना, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा यूरिन आता है, जैसे कि अगर आप लोग डायबिटिक पेशेंट को देखे होंगे, अगर इसकी कमी हो जाती है ना वैसोप्रेसिन की, तो पेशेंट को डायबिटिक भी हो जाता है। जो शुगर वाली बीमारी जानते हो ना, जिसमें मीठा खाना नहीं रहता है, वही जो डायबिटिक होता है वो पेशेंट को हो जाता है। और देखना अधिकतर जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उनको बहुत ज्यादा यूरिन आता है, तो इसमें यूरिन का लेवल बढ़ जाता है। एक व्यक्ति सामान्य दिन में भी 10 लीटर तक का यूरिन करता है, तो अगर कुछ ज्यादा ही मात्रा में यूरिन होने लगेगा तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, मतलब पानी की कमी हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में जो पेशेंट होता है ना, उसको बहुत ज्यादा प्यास लगता है भाई, क्योंकि जो पानी पी रहा है वो तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जा रहा है, तो प्यास तो लगेगा ही। सेकंड नंबर में वो लिक्विड खाना अधिक खाने लगता है। अगर शरीर में दिन भर उसको प्यास लगते रहेगा तो दिन भर पानी पीते रहेगा, दिन भर जूस वगैरह पीते रहेगा, तो ये देखने को मिलता है। और इस टाइप के पेशेंट को ना डायबिटिक भी हो जाता है। अगर वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी हो गई ना तो फिर डायबिटिक भी हो जाता है पेशेंट को। ऑक्सीटोसिन, तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर लोब से क्या होता है, सीक्रेट होता है, मतलब जो पश्च पाली होता है उससे सीक्रेट होता है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है ना, वो प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पूछो कैसे? जब प्रेगनेंसी के टाइम जब बेबी बाहर होते रहता है तो उस समय क्या करता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, जो गर्भाशय होता है ना, जो यूट्रस होता है, उसको फैलाने का काम करता है। भाई यूट्रस फैलेगा, वेजाइना फैलेगा, तभी तो बेबी बाहर निकलेगा। अगर मान लो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बॉडी में कमी हो गई प्रेगनेंसी के टाइम, अगर किसी महिला के शरीर में ऑक्सीटोसिन की कमी हो गई तो फिर वेजाइना फैलेगा ही नहीं, यूट्रस फैलेगा ही नहीं, तो फिर क्या होता है, सिजेरियन कराना पड़ता है, मतलब पेट वगैरह को काट करके बेबी को बाहर निकालना पड़ता है। ऐसा होता है ना, सिजेरियन वगैरह करके बेबी को निकालना पड़ता है। या फिर आजकल देखना हॉस्पिटल वगैरह में ना आर्टिफिशियली बॉटल में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि मदर को ज्यादा पेन सहना ना पड़े और जल्दी से जल्दी उनका यूट्रस अच्छा से फैल जाए और बेबी जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए। तो ये होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखो यहाँ पे प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में मसल के संकुचन करने का कार्य करते हैं, डिलीवरी के टाइम गर्भाशय को फैलाने का काम करता है। दो काम करता है, पहला तो ये जो गर्भाशय होता है उसको फैलाने का भी काम करता है, और जब बेबी बाहर निकल जाता है तो उसको फिर से उसी पोजीशन में लाने का भी काम करता है। ऐसा तो नहीं कि पूरा जो यूट्रस है वो कंटिन्यू फैला रहेगा। भाई बेबी बाहर निकलेगा तो फिर यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट, उसका संकुचन होना भी तो जरूरी है ना। तो दोनों स्थिति के लिए जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है गाइस। एक और इनका काम होता है, मिल्क सिक्रेशन पर भी कंट्रोल करते हैं। जैसे बेबी आउट होता है, देखना मदर के ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रेशन होने लगता है, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण ही होता है। मिल्क कितना सिक्रेट होना चाहिए वो सबका कंट्रोल इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही किया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज मैं आप लोगों को और बताने वाली हूँ कि जो अभी तक मैं जितने भी हार्मोन्स अगर आप लोगों को मैं जो बताई हूँ उसमें देखते हैं कौन कौन सा छूट गया है। वैसे आपके बीएससी जूलॉजी में ना जो डिसीज वगैरह है ना, बीमारी, उस पर ज्यादा बात किया गया है ना, तो जो छूटा हुआ हार्मोन उसको मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ। सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, बता चुकी हूं मैं आप लोगों को। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन क्या होता है, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन वो हार्मोन होता है जो देखना जो फीमेल होती है उसको ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत होती है, तो उसके उन हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए ये जो जीटीएच है वो जरूरी होता है। और जो मेल होता है उसको जो मेल होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए ये जरूरी होता है, इसीलिए इसको गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ईसीटीएच हार्मोन ये क्या करते हैं, जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं ना उसको ट्रिगर करने का काम करते हैं। कौन? एसीटीएच हार्मोन। थायरोट्रॉफिक हार्मोन क्या होता है, ये जो हार्मोन होता है जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है उस पर कंट्रोल करने का काम करते हैं। सेकंड देखो लैक्टोजेनिक हार्मोन बता चुकी हूँ, मिल्क प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। डायबिटोजेनिक हार्मोन हमारे शरीर में जो ब्लड शुगर लेवल होता है ना, देखना जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उनके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो वो सब कंट्रोल करने का काम डायबिटोजेनिक हार्मोन का होता है। मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन मतलब जो भी मेलेनिन होते हैं स्किन पे देखें जो कलर होता है उस पर कंट्रोल करने का काम मेलेनोसाइट हार्मोन के द्वारा किया जाता है। और ये दोनों तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है गाइस। अब चलिए मैं आप लोगों को नोट्स दे देती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो कंप्लीट होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। थायराइड ग्लैंड के काफी कुछ चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो अगर समझ आया होगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।